Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is Daily Current Affairs covering 18th March 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका. नाउ श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इट इज़ फेसिंग वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इवन अगस्त 2021 में श्रीलंका ने इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया था बिकॉज वहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है इट इज़ ऑलमोस्ट क्रिपलिंग डाउन. ऐसे में इंडिया इज़ हेल्पिंग श्रीलंका. इंडिया ने $1 बिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी श्रीलंका के लिए एक्सटेंड किया है सो दैट इंडिया कुड असिस्ट श्रीलंका थ्रू इट्स वर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस. एंड साथ ही में श्रीलंका में फूड, मेडिसिन और जो एसेंशियल आइटम्स हैं एटलीस्ट वो श्रीलंका प्रोक्योर कर सके. ये जो एग्रीमेंट है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में इंडिया की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका इन दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है. एंड इस दौरान हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है दैट इज़ नेबरहुड फर्स्ट, इंडिया स्टैंड्स विद श्रीलंका. सो ऑन दीज लाइन्स नेबरहुड फर्स्ट, इंडिया स्टैंड्स विद श्रीलंका, इंडिया ने $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन साइन किया है श्रीलंका के लिए बेसिकली ताकि श्रीलंका में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसकी सप्लाई वहाँ पे मेंटेन रहे. सो एज वी कैन सी दैट इंडिया इज़ एडिंग श्रीलंका. और इस आर्टिकल में एक की टेक अवे भी है. अगर हम 2022 तक ही देखें तो अभी तक इंडिया ने $1.4 बिलियन की जो सपोर्ट है वो श्रीलंका को एक्सटेंड कर दी है. इसके अंदर $400 मिलियन SBI का जो करेंसी स्वैप था उसके थ्रू प्रोवाइड किया गया. अलॉन्ग विद दिस पोस्टपोनमेंट ऑफ $0.5 बिलियन लोन. इसके अलावा $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को दिया गया ताकि वहाँ पे जो उनका एसेंशियल फ्यूल इंपोर्ट है वो मेंटेन रहे. तो अभी तक 2022 तक इंडिया ने तकरीबन $1.4 बिलियन की जो सपोर्ट है वो श्रीलंका को एक्सटेंड कर दी है. नाउ ये जो पूरा टॉपिक है ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इंटरनेशनल रिलेशंस GS पेपर 2 एंड ये जो स्टेटमेंट आई है दैट नेबरहुड फर्स्ट एंड इंडिया स्टैंड्स विद श्रीलंका, सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि श्रीलंका की सिचुएशन क्या है. व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन श्रीलंका, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ श्रीलंका राइट नाउ. उसके बाद क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर लाइन ऑफ क्रेडिट की बात की गई है, ये क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं. ना श्रीलंका की सिचुएशन को अगर हम समझें तो श्रीलंका राइट नाउ इज़ फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस. इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान श्रीलंका के पास क्रेडिट क्रंच है, राइट. एंड अगर हम श्रीलंका की GDP देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से श्रीलंका का जो टूरिज़्म है, एक्सपोर्ट है और जो रेमिटेंसेस हैं इन पे बहुत बड़ा हिट हुआ है जिसकी वजह से श्रीलंका की जो GDP है वो डिक्रीज़ हो चुकी है. सिमिलरली श्रीलंका के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डिक्रीज़ हो चुके हैं. अगर हम 2019 की बात करें उस टाइम पे श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स $7.5 बिलियन थे लेकिन नवंबर 2021 लास्ट ईयर एंड तक आते आते दे केम डाउन टू $1.6 बिलियन. तो 7.5 से $1.6 बिलियन पे फॉरेन रिजर्व्स डिक्रीज़ हो चुके हैं. एंड देन इसके अलावा श्रीलंका का जो डेट रीपेमेंट्स हैं वो बहुत पेंडिंग है. 2022 तक अराउंड $7 बिलियन का जो डेट रीपेमेंट है वो पेंडिंग है. सो जो सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम श्रीलंका में आ रही है इसकी वजह से दैट इज़ द राइजिंग अनरेस्ट. सो इंडिया इज़ असिस्टिंग श्रीलंका टू डील विद दिस इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इसके लिए मेनली 4 बड़े इनिशिएटिव्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. एक तो लाइन ऑफ क्रेडिट्स एक्सटेंड किए जा रहे हैं श्रीलंका की तरफ ताकि श्रीलंका में जो फ्यूल, फूड और मेडिसिन हैं इसका इंपोर्ट चले. इसके अलावा करेंसी स्वैप हमने देखा, RBI के साथ करेंसी स्वैप भी की गई है. देन जो इंडिया ने जो डेट रीपेमेंट्स होनी थी उनको डेफरल कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है. 2022 में श्रीलंका ने कुछ डेट की रीपेमेंट करनी थी इंडिया को और इंडिया ने उसे डेफर कर दिया है.
इसके अलावा जो त्रिनकोमाली प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी जनवरी 2022 में एक MOU भी साइन हुआ है। तो आज वी आर सीइंग कि 1.5 बिलियन डॉलर्स का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा अगर हम करेंसी स्वैप देखें तो इंडिया ने RBI के थ्रू अराउंड 400 मिलियन डॉलर्स की जो करेंसी है वो स्वैप हो चुकी है। देन 500 मिलियन डॉलर्स का जो लोन है उसे डेफर कर दिया गया है, पार्शियली डेफर कर दिया गया है। एंड नाउ 1.5 बिलियन डॉलर्स का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो एक्सटेंड किया गया है फॉर द एसेंशियल इम्पोर्ट्स। सो जो जिस तरह इंडिया श्रीलंका की हेल्प कर रहा है, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ करंट अप्रोच टूवर्ड्स श्रीलंका। नाउ अगर हम इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस की बात करें, सो इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिलेशंस एंड इंडिया का जो असिस्टेंस श्रीलंका को दिया जा रहा है, इट माइट एड्रेस सम प्रॉब्लम्स इन आवर रिलेशनशिप विद श्रीलंका। एंड इन द रिसेंट टाइम्स वी आर सीइंग दैट कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अच्छा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट हो चुका है एंड दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द एबिलिटी टू एक्ट क्विकली ऑन द प्रोमिसेस। बट स्टिल देयर आर सम इश्यूज़ जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, लाइक वेरी ऑफन वी सी दी फ्रिक्शन ओवर द फिशरमैन्स राइट। इसके साथ साथ जो तमिल एरियाज़ जो हैं, जो वॉट ऑन तमिल एरियाज़ हैं, उसे लेकर जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है वो पेंडिंग है। एंड देन ऑल्सो जो श्रीलंका का जो स्ट्रेटेजिक टाइज चाइना के साथ हैं, इसको लेकर भी जो कंसर्न्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। बट स्टिल क्योंकि इंडिया इज़ हेल्पिंग अ लॉट श्रीलंका ड्यूरिंग दीज इकोनॉमिक क्राइसिस, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इंडिया और श्रीलंका के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं उसमें इसको लेकर असिस्टेंस होगी। इस इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर इवन चाइना इज़ ऑल्सो हेल्पिंग श्रीलंका। हमने इससे पहले जब देखा था चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जब श्रीलंका उन्होंने विजिट किया, सो दे डिस्कस्ड अबाउट द फुल डेट रीस्ट्रक्चर ऑफ श्रीलंकाज बोरिंग। एंड इसी के साथ साथ चाइना ने भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑफ 1.5 बिलियन डॉलर्स श्रीलंका को एक्सटेंड किया है। सो चाइना इज़ ऑल्सो हेल्पिंग श्रीलंका। सो देयरफॉर जो कंसर्न है कि जो श्रीलंका के जो टाइज़ हैं चाइना के साथ, वो एक इशू रहता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड श्रीलंकाज रिलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज व्हाट इज़ क्रेडिट फैसिलिटी। सो क्रेडिट फैसिलिटी इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ लोन। इसके अंदर जो बोरोइंग पार्टी होती है दे कैन टेक आउट मनी ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ टाइम के लिए अलाउ कर दिया जाता है बोरोइंग पार्टी को कि वो जो मनी है वो निकाल सकते हैं, रादर देन री अप्लाइंग फॉर लोन ईच टाइम व्हेन दे नीड मनी। तो इसके अंदर कुछ पीरियड के लिए जो बोरोइंग पार्टी है दे कैन टेक आउट मनी। एंड देन आज के इस न्यूज़ आर्टिकल में लाइन ऑफ क्रेडिट की बात की गई है। सो लाइन ऑफ क्रेडिट सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो ये एक प्री सेट बोरोइंग लिमिट होती है। एक लिमिट तय कर दी जाती है एंड जो बोरोअर्स हैं वो इसके अंदर कभी भी दे कैन टैप इनटू दिस एट एनी टाइम। जो बोरोअर्स हैं वो इस लिमिट के अंदर जितना भी अमाउंट है दे कैन टेक द मनी व्हेन एवर दे नीड। जब तक जो लिमिट है वो रीच नहीं हो जाती तब तक जब वो चाहें जैसे वो चाहें मनी निकाल सकते हैं। और कुछ हमारे पास होते हैं ओपन लाइन ऑफ क्रेडिट। ओपन लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि सपोज हमने जो मनी है वो लेंड किया विद अ लाइन ऑफ क्रेडिट, उसकी लिमिट सेट की। सो इफ़ मनी इज़ रीपेड, उन्होंने दोबारा रीपे कर दिया, सो दे कैन बोरो इट अगैन। तो रीपे करते जाओ और उतना जितनी लिमिट है उतने उसको तो आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर एक प्री सेट बोरोइंग लिमिट तय कर दी जाती है एंड जो बोरोअर्स हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार उससे पैसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो राइट नाउ जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, जो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ग्लोबली इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है। और इसे लेकर इवन OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ने भी एस्टिमेट किया है दैट जो करंट यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है इसकी वजह से जो ग्लोबल ग्रोथ रहने वाली है इस साल, इट कैन बी डाउन बाय मोर देन 1%। सो ओवरऑल जो ग्लोबल ग्रोथ है वो डिक्रीज़ करेगी। एंड साथ ही में OECD ने एस्टिमेट किया है दैट जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज़ जो एड ऑन है वो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से होगा। सो इन रिस्पॉन्स टू दिस OECD हैज़ कॉल्ड फॉर targeted government spending increase in response to the current Ukraine crisis.
सो OECD कंट्रीज़ को लेकर जो एस्टीमेट दिया गया है वो यही है कि कुछ 0.05% जो GDP है, इतना जो गवर्नमेंट को अपनी टारगेटेड स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ताकि इस वॉर का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसे रिड्यूस किया जा सके, एंड दैट टू इम्पैक्ट फुली रिड्यूस नहीं होगा बट टू दी हाफ विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एडिंग टू इन्फ्लेशन। तो OECD कंट्रीज़ को 0.5% ऑफ द GDP का जितना अमाउंट है उतना अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना होगा। इससे जो यूक्रेन वॉर का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बाय हाफ रिड्यूस होगा, बाय नॉट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। देन इसके अलावा जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, अगर हम यूरोप की बात करें, सो यूरोप इज़ स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन रशियाज़ एनर्जी इम्पोर्ट, एंड जो करंट जो सिनेरियो चल रहा है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यूरोप की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी पड़ेगा। एंड OECD ने एस्टिमेट किया है दैट इट कुड बी एज मच एज 1.4%। वेयरएज अगर US की बात की जाए तो उसके ऊपर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ने वाला है दैट इज़ ऑफ अबाउट 0.9%। सो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है दैट इज़ ऑफ 1.4%, सीधा सीधा इस करंट सिचुएशन की वजह से डिक्रीज़ उनकी GDP में, उनकी ग्रोथ में देखने के लिए मिल सकता है। नाउ अगर हम रशिया और यूक्रेन की बात करें तो ग्लोबल GDP अगर हम ले तो रशिया और यूक्रेन दोनों मिलकर सिर्फ 2% ग्लोबल GDP में अपना हिस्सा रखते हैं। हाउएवर उनका जो इम्पैक्ट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनर्जी एंड द कमोडिटी मार्केट्स, बिकॉज दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल। Almost everything from catalytic converters, from cars to fertilizers, रशिया और यूक्रेन एनर्जी और ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इसकी वजह से ग्लोबल जो इम्पैक्ट होने वाला है दैट इज़ वेरी हाई। इसके अलावा OECD ने जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको भी प्रिपेयर रहने के लिए कहा है, सो दैट दे शुड इंटरवीन टू कीप द फाइनेंशियल मार्केट्स फंक्शनिंग। नाउ थोड़ा सा OECD के बारे में समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। वेल ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको फाउंड किया गया था ताकि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो स्टिमुलेट हो सके, जो ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड है वो स्टिमुलेट हो सके। मोस्टली जितने भी OECD के मेंबर कंट्रीज़ हैं दे आर हाई इनकम इकोनॉमीज़, एंड उन सभी कंट्रीज़ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दैट इज़ वेरी हाई, एंड ऑफनली दे आर रिगार्डेड एज डेवलप्ड कंट्रीज़। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इसे 1961 में फाउंड किया गया था, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन पेरिस, फ्रांस, एंड करंटली OECD में 38 मेंबर कंट्रीज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ OECD। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर। इकोनॉमिक पार्टनर के अलावा OECD का मेंबर नहीं है इंडिया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हमारे प्रीलिम्स में आप देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स किसने पब्लिश की हैं। तो याद रखेंगे OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक पब्लिश करता है, OECD बेटर लाइफ इंडेक्स आता है, इसके अलावा गवर्नमेंट एट अ ग्लांस 2017 में रिपोर्ट आई है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस विच आर पब्लिश्ड बाय, रिलीज्ड बाय OECD। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल S-400 ट्रायम्फ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में है। So currently S-400 is being inducted by India and it remains a potent weapon for the neighbor. So regarding S-400, Indian Air Force के representative ने Parliamentary Standing Committee on Defense को ये इन्फॉर्म किया है that Indian Air Force will counter it based on direct tactical planning. Now S-400 के बारे में कुछ और समझते हैं। बेसिकली अगर हम S-400 की बात करें तो इट गोज़ बैक टू 2018, अक्टूबर 2018, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में $5 बिलियन की डील साइन की गई थी, बेसिकली टू बाय 5 यूनिट्स ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो S-400 बेसिकली एक मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल सिस्टम को रशिया ने डेवलप किया है एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू इंडिया बाय 2025।
ना इस मिसाइल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो इंटीग्रेट हो चुके हैं, जैसे कि मल्टी फंक्शनल रेडार है इसके अंदर, ऑटोनॉमस डिटेक्शन, targeting systems, anti-aircraft missile system, launchers and command and control center, ये सब इसमें इंटीग्रेट किया गया है एंड जिसके थ्रू इट कैन प्रोवाइड अ वेरी लेयर्ड डिफेंस बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ फायरिंग 3 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स. सो S-400 ट्रायम्फ के थ्रू जितने भी टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, इन सब को टारगेट किया जा सकता है. ऑल दोज विच आर विद इन द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर और एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप टू 30 किलोमीटर. नाउ S-400 इंडिया और रशिया के बीच में एक मिलिट्री डील है. नाउ इसके बाद यूएस का रोल भी यहाँ पे आता है. यूएस कम्स हेयर विद कैट्सा. सो लेट्स अंडरस्टैंड कैट्सा क्या है और किस तरह से S-400 इसके अंदर फॉल कर सकता है. कैट्सा इज बेसिकली काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट. सो इन दोनों का रिलेशन इस तरह आया. यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है दे हैव सेड दैट देयर विल बी नो ब्लैंकेट वेवर फॉर इंडिया. स्पेशली अगर राइट नाउ जो S-400 ट्रायम्फ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जो डील इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुई है, इट इज़ नॉट सैंक्शनड राइट नाउ बाय यूएस. हाउएवर इसके अलावा बाकी जो सिग्निफिकेंट मिलिट्री या फिर न्यूक्लियर ट्रांजैक्शंस होती हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इट कुड स्टिल ट्रिगर सैंक्शंस अंडर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट. बेसिकली S-400 ट्रायम्फ की जो डील है, अभी तक इसके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस नहीं लगाई हैं, लेकिन यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इंडिया को कोई ब्लैंकेट वेवर नहीं मिलने वाला है. एंड अगर इसके अलावा और सिग्निफिकेंट डील्स होती हैं इंडिया और रशिया के बीच में, देन यूएस विल अप्लाई कैट्सा ऑन इंडिया. सो पूरा इशू क्या है, कंसर्न क्या है? नाउ जब से 2016 से ही इंडिया ने अनाउंस किया दैट दे आर मेकिंग अ डील विद रशिया. सो एज रशिया इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर, तब से ही यूएस इस डील को लेकर काफ़ी अनीस पे है. एंड नाउ इट इज़ सेड क्योंकि यूएस ने चाइना और टर्की के ऊपर कैट्सा के थ्रू सैंक्शंस लगाई थी. चाइना और टर्की ने भी इसी तरह की सिमिलर परचेजेस किए थे. एंड नाउ इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कि जो S-400 डील है, इट कुड ऑल्सो अट्रैक्ट सैंक्शंस अंडर द यूएस कैट्सा लॉ. सो कैट्सा क्या है? देखें, कैट्सा इज सिंपली काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट. इसका कोर ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो बेसिकली ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इन सबको काउंटर करना है एंड इसे लेकर यूएस इनके ऊपर प्यूनिटिव मेजर्स अप्लाई कर सकता है. 2017 में कैट्सा को एनैक्ट किया गया था. तो इसमें बेसिकली वो कंट्रीज़ जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस करती हैं रशिया के डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर में, उनके ऊपर यूएस सैंक्शंस लगा सकता है. ना ये सैंक्शंस कैसी हो सकती हैं? सो दे कुड प्रोहिबिट ऑन लोन्स. जो भी सैंक्शन कंट्री है उसे लोन्स नहीं दिए जाएंगे. दे कुड बी प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक असिस्टेंस. तो जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम अ सैंक्शन कंट्री, तो उनको जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक असिस्टेंस है वो नहीं दी जाएगी. देन दे कुड ऑल्सो बी प्रोहिबिशन ऑन प्रोक्योरमेंट बाय यूएस गवर्नमेंट. किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज अगर सैंक्शन कंट्री से मंगानी है तो दे कैन ऑल्सो प्रोहिबिट दैट एज वेल. एंड ऑल्सो दे कुड बी डिनायल ऑफ वीज़ाज टू द पर्सन दोज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सैंक्शन कंट्री. ना यहाँ पे S-400 की जो डील है इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल टू शो हाउ एडवांस्ड आर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज़ एंड कितनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की सॉवरेनिटी भी है एंड हाउ इंडिया इज़ चूजिंग इट्स इंटरनेशनल पार्टनर्स स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल एंड TRP से जुड़ा हुआ है. सो बेसिकली ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC इंडिया, इट हैज़ रिज्यूम्ड द रेटिंग्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूज़ चैनल्स एंड जिसे लेकर BARC ने वीक 10th of 2022 का जो डाटा है वो रिलीज़ किया है.
नाउ अगर हम बैकग्राउंड देखें तो BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, इन्होंने टेम्परेरीली न्यूज़ चैनल्स की जो TRP है या फिर जो व्यूअरशिप रेटिंग्स हैं उनको टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया था इन अक्टूबर 2020, बिकॉज उस टाइम पे एक TRP स्कैम के जो एलिगेशंस थे वो लगे थे। TRP इज़ टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, जिसके बाद BARC इंडिया ने टेलीविज़न में जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी TRP रेटिंग्स को सस्पेंड कर दिया था फॉर टेम्परेरी बेसिस, जिसके बाद कुछ रिवाइज्ड और अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स आए हैं। एंड नाउ जो ऑडियंसेस के जो एस्टिमेट्स हैं दे विल बी ओनली रिलीज बेस्ड ऑन 4 वीक्स रोलिंग एवरेज एवरी वीक। तो बेसिकली जो न्यू स्टैंडर्ड्स आए हैं, जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं, इसके अंदर जितने भी चैनल्स हैं उन सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा विद इन देयर इकोसिस्टम, एंड जिससे कि जो ऑडियंसेस जो हैं उनको ईजिली असेस किया जाएगा अबाउट द TRP टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। नाउ सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ TRP। सो TRP इज टारगेट रेटिंग पॉइंट। ये बेसिकली जो मार्केटिंग और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं दे यूज़ दिस एज अ मेट्रिक टू इवेलुएट देयर व्यूअरशिप। नाउ इसके अंदर व्यूअरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ एनीवन हु इज़ वाचिंग टेलीविजन फॉर मोर देन अ मिनट इज़ कंसिडर्ड एज अ व्यूअर। तो इंडिया में इसे लेकर जो TRP है उसे रिकॉर्ड किया जाता है बाय BARC, विच इज़ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। सो दे बेसिकली यूज़ बारओमीटर्स जिनको टेलीविजन्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन ये बारओमीटर्स सभी टेलीविजन्स में नहीं होता। ये कुछ सिलेक्टेड हाउस होल्ड्स होते हैं जिनके टेलीविजन्स में इस बारओमीटर्स को इंस्टॉल किया जाता है, जिसके बेसिस पे TRP को रिकॉर्ड कहते हैं। नाउ कुछ ही सिलेक्टेड हाउस होल्ड्स होते हैं जहाँ पे बारओमीटर्स को इंस्टॉल किया जाता है। सो वी नीड टू नो हाउ दीज हाउस होल्ड्स आर सिलेक्टेड। तो बेसिकली ये एक 2 स्टेज प्रोसेस है। पहले स्टेप में एक एस्टैब्लिशमेंट सर्वे किया जाता है। सो इट्स बेसिकली अ लार्ज स्केल फेस टू फेस सर्वे। जो भी सैम्पल ऑडियंस होते हैं, जो सैम्पल हाउस होल्ड्स हैं फ्रॉम अ टारगेट पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख हाउस होल्ड्स का यहाँ पे सैम्पल किया जाता है, सर्वे किया जाता है, एंड एनुअली ये करते हैं। एंड आउट ऑफ दीज हाउस होल्ड्स किन किन हाउस होल्ड्स के अंदर बारोमीटर्स लगाए जाएंगे उनको रिक्रूटमेंट सैम्पल कहा जाता है, एंड दे आर रैंडमली सिलेक्टेड। एंड BARC की वेबसाइट पे ये मेंशन किया गया है कि जो बिहेवियर, जो व्यूअर बिहेवियर है, जो भी पैनल होम्स हैं उनको BARC में डेली रिपोर्ट किया जाता है, एंड जो कोइंसिडेंटल चेक्स हैं वो भी किए जाते हैं, इधर फिजिकली गोइंग एंड सीइंग या फिर टेलीफोनिकली भी जो फिजिकल चेक्स हैं वो किए जाते हैं। नाउ लेट्स नो व्हाट इज़ BARC। सो BARC बेसिकली एक इंडस्ट्री बॉडी है। इसके अंदर जो एडवर्टाइज़र्स हैं या फिर जो एड एजेंसीज़ हैं, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज़ हैं, इन सब ने मिलकर इसे जॉइंटली ओन किया हुआ है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र्स, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नाउ BRC को देखा जाए तो 2010 में इसे क्रिएट किया गया था। हाउएवर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने TV रेटिंग एजेंसीज़ के लिए जो पॉलिसी गाइडलाइंस दी थी इंडिया में, दे केम ऑन January 10, 2014, एंड इन गाइडलाइंस के बाद BARC को रजिस्टर किया गया इन जुलाई 2015. So BARC basically carries out the television ratings in India. Now there are many loopholes in this process of calculating TRP. Previous occasions पे बहुत बार doubts भी raise किए जाते हैं on the working of this TRP. There are several reports जो कि claim करती हैं that 70% of the revenue for television channels comes from advertising and only 30% comes from subscriptions. So it is also claimed कि जो households हैं they are also paid to manipulate the TRPs. So that is it. आज की वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. हमने इस वीडियो में आज के पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे फ्रॉम आर UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस किया. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो. Thank you so much for watching. I will see you in my next one. Thank you. Good luck.